हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की थॉट ऑफ द डे है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपने जिद कर ली है जीतने के लिए तो आपको हार भी हरा नहीं सकती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने हमेशा मोटिवेट किया है लोगों को। और आज का टॉपिक है फॉस्फेट के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या है, फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फोरस कम होता है तो क्या होता है, ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि पोटेशियम अगर ज्यादा होता है तो क्या हो सकता है, पोटेशियम अगर कम होता है तो क्या हो सकता है, सोडियम अगर ज्यादा है तो क्या होता है, सोडियम अगर कम है तो क्या होता है, और कैल्शियम अगर ज्यादा हो गया तो क्या होता है, कैल्शियम अगर कम हो गया तो क्या होता है। ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम। अगर पोटेशियम ज्यादा हो जाता है तो हाइपरकैलिमिया बोलते हैं, और कम होता है तो हाइपोकैलिमिया बोलते हैं। और अगर सोडियम ज्यादा हो गया तो हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं, और कम हो गया तो हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गई। उसके बाद में अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं, और अगर कम हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। वैसे ही अगर बॉडी के अंदर फॉस्फोरस का लेवल कम हो गया तो उसे हाइपोफॉस्फेथीमिया बोलते हैं, हाइपोफॉस्फेथीमिया बोलते हैं। और अगर ज्यादा हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर बोलते हैं। ज्यादा हो गया तो उसे हाइपर बोलते हैं, और कम हो गया तो उसे हाइपो बोलते हैं। तो कम हो गया उसे हाइपोफॉस्फेथीमिया बोलते हैं, अगर ज्यादा हो गया तो उसे हाइपर बोलते हैं। तो ए नॉर्मल फॉस्फोरस लेवल इज 2.5 से 4.5 mgdl। जो नॉर्मल फॉस्फोरस का लेवल होता है, जो बॉडी के अंदर ब्लड में जो फॉस्फोरस का लेवल होता है वो नॉर्मल होता है 2.5 से 4.5 mgdl। 2.5 से 4.5 mgdl नॉर्मल लेवल होता है। अगर उस नॉर्मल लेवल से कम हो गया, 2.5 से कम हो गया, तो वो क्या कहलाता है, हाइपोफॉस्फेथीमिया कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हाइपोफॉस्फेथीमिया कहलाता है। तो अब पढ़ेंगे अपन हाइपोफॉस्फेथीमिया। तो फॉस्फेथीमिया इज कंडीशन इज लो फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन। लो फॉस्फेट कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, 2.5 mgdl इन सीरम। सीरम के अंदर क्या होता है, पोटेशियम के फॉस्फेट क्या हो जाता है, सॉरी फॉस्फेट लो हो जाता है। कितना लो हो जाता है, 2.5 से कम हो जाता है, mgdl से कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोफॉस्फेथीमिया बोलते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, किस किस कारण की वजह से ये कम हो जाता है। तो ये कम सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड इनटेक और फॉस्फेट। तो क्या होता है, अगर आपने सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड इनटेक ऑफ फॉस्फोरस, मतलब बहुत कम मात्रा में अगर फॉस्फेट लिया है, जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, अगर इनटेक के अंदर फॉस्फेट की मात्रा बिल्कुल नहीं है तो उसकी वजह से फॉस्फेट कम हो जाएगा। वो एक रीजन हो गया। और दूसरा रीजन हो गया शिफ्ट टू फॉस्फेट फ्रॉम द ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल। क्या हो जाता है, जब ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा,
फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है रिड्यूज फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन है जो फॉस्फेट का वो कम हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फॉस्फेट की कमी हो सकती है। तो उसकी वजह से भी फॉस्फेट की कमी हो सकती है। उसके बाद में एंड इंक्रीज द रीनल फॉस्फेट एक्सक्रिएशन, और जब किडनी से यानी इंक्रीज रीनल फॉस्फेट एक्सक्रिएशन आर द मेन रीजन ऑफ द हाइपोफॉस्फेटेमिया। इसका जो मेन रीजन है कम होने का वो क्या हो सकता है, जब किडनी रीनल फंक्शन ज्यादा करती है, किडनी फंक्शन ज्यादा करती है तो यूरिन के थ्रू बॉडी से फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, यूरिन के थ्रू, तो क्या हो सकता है, तब उसकी वजह से क्या हो सकता है, फॉस्फेट की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर। तो ये भी एक मेन रीजन है, ये मेन रीजन है हाइपोफॉस्फेथीमिया का। उसके बाद में जो सिम्टम्स है वो क्या क्या होते हैं, सिम्टम क्या क्या आएंगे जब फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा तो क्या सिम्टम आएंगे, इसके अंदर लक्षण क्या होंगे, क्या साइन सिम्टम आएंगे। तो पेशेंट विथ हाइपोफॉस्फेमिया जनरली एक्सपीरियंस इरिटेबिलिटी, उसे क्या होगी, इरिटेबिलिटी होगी। पहला जो एक्सपीरियंस सिम्टम देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, उससे क्या हो जाएगी, इरिटेबिलिटी होगी। इरिटेबिलिटी मतलब हो गया चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, उसे उसमें क्या देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। उसके बाद में डिसओरिएंटेड हो जाएगा, डिसओरिएंटेड हो जाएगा, डिसओरिएंटेड हो जाएगा। उसके बाद में उसमें ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, और पेशेंट को सीजर भी आ सकते हैं, ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे, है ना। दौरे, सीजर मतलब तो दौरे, और इसको मतलब ट्रिमर्स मतलब कंपकपी आना, कंपकपाना। और इसका मतलब होता है दौरे आना, दौरे, कन्वर्जन, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है ना। एनीमिया, HB लो हो जाना एनीमिया कहलाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद में रिड्यूज कार्डियक फंक्शन, और जो कार्डियक फंक्शन है, जो हार्ट के फंक्शन है ना, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन है वो कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। उसके बाद में पोटेंशियल रेस्पिरेटरी फेलियर, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी क्या हो जाएगा, फेलियर हो सकता है। उसके बाद में एंड पोटेंशियल कोमा, और पेशेंट क्या हो सकता है, कोमा में जा सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम एक्सपीरियंस करेगा, पहले पेशेंट इरिटेबिलिटी हो जाएगी, पेशेंट के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। उसके बाद में जो है, इसके बाद में जो है डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन हो जाएगा पेशेंट के अंदर, ट्रिमर्स आने लग जाएंगे, सीजर जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, दौरे आ सकते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद में है पेशेंट के अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, और जो है उसके कार्डियक फंक्शन है, जो कार्डियक फंक्शन होते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं या हार्ट के जो फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर होने का चांस रहता है, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो हाइपोफॉस्फेथीमिया के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सीवियर हाइपोफॉस्फेथीमिया कैन हैव वेराइटी ऑफ इफेक्ट। अगर सीवियर हाइपोफॉस्फेथीमिया हो गया तो पेशेंट क्या हो जाएगा, कोमा में जाएगा और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ये अगर सीवियर सिम्टम है, रेस्पिरेटरी फेलियर होना सीवियर सिम्टम है,
क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी फेल हो गया तो डेथ होने की ज़्यादा चांसेस है और पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमेशा क्या करते हैं, फॉस्फेट देंगे, सीधी सीधी बात है, फॉस्फेट कम हो रहा है तो फॉस्फेट देंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग cause and intake effect to treat it is the first stage followed by the replacing phosphate in the body। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे किस रीजन से क्या हो रहा है, फॉस्फेट कम हो रहा है। उसके बाद में उसके कारण का पता लगाएंगे किस कारण से हो रहा है, और उसके बाद में उसे क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, है ना, फॉस्फेट का रिप्लेसमेंट करेंगे। उसे फॉस्फेट इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं और जो है टेबलेट वगैरह के रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बिकॉज द एक्चुअल सीरम लेवल में नॉट अफेक्ट शॉर्टेज स्टेज इन इंट्रासेलुलर रिप्लेसमेंट इज यूजुअली डन स्लोली एंड कंपार्टमेंट। तो जो क्या एक्चुअल जो सीरम लेवल है उसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, किसे, इंट्रासेलुलर के ऊपर नहीं कर सकता। तो सामान्यतः क्या है, धीरे धीरे जो है रिप्लेसमेंट देना चाहिए, जो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, स्लोली रिप्लेसमेंट करना चाहिए। उसके बाद में फॉस्फेट डिप्लेशन इज ट्रीटेड विद द एंटरिंग फॉस्फेट थेरेपी ए रेट ऑफ 20 mg per kg per day spread over multiple dose to minimize diarrhea। तो फॉस्फेट जो है उसका डिप्लेशन कैसे करते हैं, फॉस्फेट का डिप्लेशन करते हैं, फॉस्फेट की कमी का उपचार 20 mg पर kg पर डे के रूप में दिया जाता है, 20 mg पर kg पर डे के रूप में दिया जाता है। और ये डायरिया को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है, डायरिया कंट्रोल करने के लिए भी मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो फॉस्फेट की थेरेपी मैंने बताया था 20 mg पर kg पर डे, तो पर डे की खुराक है 20 mg पर kg। तो अगर 60 किलो का व्यक्ति है तो 20 इंटू 60, तो 20 इंटू 60 कितना हो गया, 1200 की डोज हो गई। तो 1200 mg पर डे जानी चाहिए पूरे दिन के अंदर, तो डिवाइड करके दे सकते हैं। तो ये डायरिया को भी कंट्रोल करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है इन जनरल ए डोज ऑफ 0.125 to 0.33 मोलिकुलर पर kg इज एडमिनिस्ट्रेड एज ए कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन फॉर द एटलीस्ट 6 आवर। इसके अंदर क्या करते हैं, डोज देते हैं 0.15 से 0.33 33 0.15 से 0.33 मोलिकुलर की खुराक देते हैं। ठीक है, कि डोज इन्फ्यूजन करते हैं एटलीस्ट 6 घंटे तक 6 आवर तक ये वाली डोज इन्फ्यूज की जाती है। ठीक है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। She should be examine the patient to check the malnutrition। पेशेंट के कुपोषण के बारे में चेक करना है। कुपोषण, मालन्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। She should be examine तो मालन्यूट्रिशन, कुपोषण तो नहीं है, एल्कोहलिज्म तो नहीं है, मतलब दारू तो नहीं पीता है, एंटासिड का यूज ज्यादा करता है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये चीजें चेक करेंगे। उसके बाद में इन्फेक्शन के बारे में चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे, पेशेंट के कुपोषण, शराबी तो नहीं है और ज्यादा एंटासिड का यूज तो नहीं करता है, और इन्फेक्शन की जांच करेंगे। ये कुछ भी एग्जामिनेशन करेंगे, इन चीजों की क्या करेंगे, जांच करेंगे कि वो कुपोषण का शिकार तो नहीं है, एल्कोहल ज्यादा तो नहीं पीता है, उसके बाद में एंटासिड का यूज कितना करता है और उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये हमेशा अगर फॉस्फेट लेवल कम हो गया तो ये चीजें आपको एग्जामिन करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है शी शुड कीप ए ट्रैक ऑफ लैब रिजल्ट सच एज सीबीसी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, लैब रिजल्ट का ध्यान में रखना है, ट्रैक करना है। मतलब उसके अंदर क्या देखना है, सीबीसी
तो सीबीसी क्या होती है? सीबीसी होती है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ठीक है। सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीए काउंट टेस्ट। इसके अंदर सब टेस्ट आ जाते हैं, एचबी, आरबीसी का वैल्यू, डब्ल्यूबीसी की वैल्यू, प्लेटलेट्स की वैल्यू, और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी में भी न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स में सबकी वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर ये पता लगाया जाता है। उसके बाद में है, ये तो हो गया। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पेशेंट के आ जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब आ जाते हैं, क्लोराइड। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पता लगा सकते हो। उसके बाद में न्यूट्रिशनल इनटेक, उसका न्यूट्रिशनल इनटेक कैसा है, वो कैसी न्यूट्रिशन ले रहा है। उसके बाद में उसका मेंटल स्टेटस चेंज तो नहीं हो रहा, फॉस्फेट कम होने की वजह से मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है। बाउल साउंड, उसके बाउल साउंड सही है कि नहीं है, उसे बाउल साउंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो देखना है, क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकता है। उसके बाद में सी शुड केयरफुली स्क्रीन द साइन और सिम्टम ऑफ हाइपोफॉस्फेथीमिया। इसको क्या करना है, केयरफुली देखना है साइन ऑफ सिम्टम किसके, हाइपोफॉस्फेथीमिया के केयरफुली साइन एंड सिम्टम देखना है। एंड पेशेंट रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशमेंट, और पेशेंट को क्या है, पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, आईवी के थ्रू दे सकते हो, एनजी ट्यूब के थ्रू दे सकते हो। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, प्रोवाइड करना है। पहले तो साइन सिम्टम एग्जामाइन करने हैं, अच्छे से साइन सिम्टम देखने हैं। उसके बाद में उसके पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में आप देख सकते हो, उसकी जांच कर सकते हो। She should tell the patient family to call for help, need to get out bed, and tell the staff patient to experience muscles weakness or pain. पेशेंट को क्या है ना, एक पेशेंट एक्सपीरियंस, अगर मसल्स वीकनेस और पेन अगर फील हो रहा है पेशेंट को, तो उसे बोलेंगे कि उसे क्या करना है, उस पेशेंट का फैमिली को बोलना है कि हेल्प करें, नीड टू बेड आउट, बेड से उतरने में और बेड पे चढ़ने में, है ना, बेड से उतरने वगैरह में है उसकी क्या की जाए, हेल्प की जाए, बेड से उतरने में उसके लिए मदद की जाए, है ना। तो ये बताना है, क्योंकि उसे मसल्स पेन वीकनेस वगैरह हो सकती है, मसल्स वीकनेस और पेन वगैरह हो सकता है। बिफोर रिलीजिंग द पेशेंट शी शुड इन्फॉर्म हिम हर अबाउट द फॉस्फेट रिच डाइट, और क्या करना है, पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि उसे फॉस्फेट रिच डाइट लेनी है, क्योंकि फॉस्फेट बॉडी के अंदर फॉस्फोरस बॉडी के अंदर कम हो गया है, तो ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर फॉस्फोरस ज़्यादा हो, तो उससे क्या होगा, फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये पेशेंट को बताना है बिफोर रिलीजिंग द पेशेंट। छुट्टी देने से पहले, पेशेंट को छुट्टी देने से पहले आपको समझाना है कि उसे फॉस्फेट रिच डाइट लेनी है, फॉस्फेट जिसके अंदर ज़्यादा हो, ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर क्या हो, फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा हो, फॉस्फेट रिच डाइट लेनी है। उसके बाद में है नेक्स्ट हाइपर फॉस्फेथीमिया। अपन ने हाइपो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हाइपर। हाइपर क्या होता है, हाइपर क्या होता है वो पढ़ेंगे।
तो जब बॉडी के अंदर फॉस्फेट का लेवल ज्यादा हो जाए तो उसे हाइपरफॉस्फेथीमिया कहते हैं। तो उसे हाइपरफॉस्फेथीमिया कहते हैं। तो हाइपरफॉस्फेथीमिया इज ए कंडीशन ऑफ एक्सेसिव फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन 4.5 इन द ECF। इसमें क्या होता है, फॉस्फेट का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाए ECF में, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जब फॉस्फेट का लेवल ज्यादा हो जाए, फॉस्फेट का लेवल ज्यादा हो जाए, कितने से ज्यादा हो जाए, 4.5 mgdl से ज्यादा हो जाए तो उसे हाइपरफॉस्फेथीमिया कहते हैं। जब बॉडी के अंदर ब्लड में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फॉस्फेट का लेवल ज्यादा हो जाए, कितना ज्यादा हो जाए, 4.5 mgdl से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरफॉस्फेथीमिया कहते हैं, हाइपरफॉस्फेथीमिया कहते हैं। इसका क्या क्या कारण हो सकता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, कारण क्या क्या हो सकता है, इसका कॉज क्या हो सकते हैं। तो कारण में सबसे पहले है क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर। उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरफॉस्फेथीमिया हो सकता है। अगर किडनी फेल हो गई तो उसकी वजह से हाइपरफॉस्फेथीमिया हो सकता है। फास्ट सेल कैटाबॉलिज्म हो तो उसके अंदर हो सकता है। फास्ट सेल कैटाबॉलिज्म हो तो उसके अंदर हो सकता है। उसके बाद में हाई फॉस्फेट इंटेक, अगर फॉस्फेट ज़्यादा लिया गया, हाई इंटेक, ज़्यादा मात्रा में अगर फॉस्फेट लिया गया तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हाई फॉस्फेट इंटेक की वजह से हो सकता है। उसके बाद में नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर, अगर कैंसर सेल की डिसऑर्डर हो गई, नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर हो गई तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद में है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद में है एक्सेसिव इंडाइजेशन ऑफ विटामिन डी मेटाबोलाइज कैन बी कॉज हाइपरफॉस्फेथीमिया। अगर ज़्यादा एक्सेसिव इंडाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, किसका, विटामिन डी का अगर एक्सेसिव मात्रा में क्या हो, मेटाबोलाइज हो, उसके कारण भी क्या हो सकता है, हाइपरफॉस्फेथीमिया हो सकता है। तो मेन कारण हो गए हाइपरफॉस्फेथीमिया के क्रोनिक किडनी फेलियर हो सकता है, क्रोनिक किडनी फेलियर के कारण हो सकता है। उसके बाद में क्रोनिक किडनी फेलियर के बाद में नेक्स्ट है क्रोनिक किडनी फेलियर के कारण हो सकता है, ठीक है, और क्रोनिक किडनी फेलियर के कारण हो सकता है, और क्रोनिक किडनी फेलियर के कारण हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हाई फॉस्फेट इंटेक के कारण हो सकता है, नियोप्लाज्मिक डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। अगर थायराइड हार्मोन का कम संस्राव हो रहा है या कैंसर सेल का डिसऑर्डर हो गई है तो उसके कारण, और विटामिन डी के एक्सेसिव इंजेक्शन के कारण, विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो उसके कारण भी हो सकता है। तो ये मेन कारण हो गए। उसके बाद में जो है सिम्टम क्या क्या नजर आएंगे, सिम्टम कौन कौन से,
क्या क्या सिम्टम नजर आ सकते हैं? तो सिम्टम्स के अंदर है सिम्टम्स में लक्षण, हिंदी में बोलते हैं इसे लक्षण। तो लक्षण में टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना, हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना। क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया कहलाता है। हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया कहलाता है। उसके बाद में हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा और हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। हाइपर रिफ्लेक्सिया, जो रिफ्लेक्सेस है वो ज्यादा होने लग जाएंगे। स्टोमक क्रैम्स को देखने को मिलेगा। पेट में क्या आएंगे? क्रैम्स जैसे आएंगे, स्टोमक क्रैम्स देखने को मिल सकता है। नोजिया, इसको बोलते हैं हिंदी में मितली, मतलब जी घबराना, वैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और डायरिया देखने को मिल सकता है। पेशेंट को दस्त हो सकती है, डायरिया, दस्त, ये सिम्टम देखने को। मसल टिटनाई, मसल्स के अंदर क्या हो सकते हैं? क्रैम्स आ सकते हैं, क्रैम्स आ सकते हैं, मसल्स में क्रैम्स आ सकते हैं। तो उसकी वजह से तो मसल्स टिटनाई देखने को मिल सकता है। आर द कॉमन साइन ऑफ हाइपरफॉस्फेथीमिया। मसल टिटनाई जो सिम्टम है वो कॉमन सिम्टम है, यानी मसल्स क्रैम्स, स्टोमक क्रैम्स और हाइपर रिफ्लेक्सिया, टेकीकार्डिया, नोजिया, डायरिया, ऐसे कुछ सिम्टम्स किसमें देखने को मिलेंगे? हाइपरफॉस्फेथीमिया के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा इसका? तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे? फोकस ऑन द थेरेपी शुड बी ऑन आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज, क्योरिंग इम्बेलेंस। जो इम्बेलेंस हो गया है उसे सही करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे। बॉडी के अंदर जो फॉस्फेट का इम्बेलेंस हो गया है, ज्यादा हो गया है, और अगर बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम इनका कुछ इम्बेलेंस हो गया तो उसको करेक्शन करेंगे तो क्या होगा? फॉस्फेट सही हो जाएगा। उसके बाद में लिमिटिंग फॉस्फोरस इन द डाइट कैन बी एड ट्रीटिंग द हाइपोफॉस्फेथीमिया। और उसकी डाइट में क्या करना है? फॉस्फोरस का जो लेवल है वो लिमिटेड रखना है, कम रखना है, या तो बंद कर देना है या कम कर देना है, एकदम कम कर देना है, जिससे क्या हो? हाइपरफॉस्फेथीमिया ना हो, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है एल्यूमिनियम एंटासिड कैन बी यूज इफ द डाइट डज नॉट रिजल्ट लेस फॉस्फेथीमिया। और पेशेंट को क्या एल्यूमिनियम एंटासिड दे सकते हैं अगर उसका फॉस्फेट का लेवल कम नहीं हो रहा है। तो एल्यूमिनियम एंटासिड कैन बी यूज इफ दिस डाइट डज नॉट रिजल्ट लेस फॉस्फेथीमिया। और लेस फॉस्फेथीमिया का रिजल्ट ना हो तो उसके कारण एल्यूमिनियम एंटासिड का भी यूज कर सकते हैं। एंटासिड क्या करती है? एंटासिड बाइंड द फॉस्फोरस इन, एंटासिड क्या कर देती है? बाइंड कर देती है। एंटासिड बाइंड द फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन और अलाउइंग द इजियर टू रिमूव। वो क्या कर देती है? इंटेस्टाइन में फॉस्फोरस को क्या कर लेती है? बाइंड कर लेती है। बाइंड करने से वो क्या होती है? इजीली क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण भी क्या हो सकता है? फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा। तो ये क्या है? एंटासिड के साथ में बाइंड कर लेती है। तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम एंटासिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह होती है, वो भी क्या होती है? एंटासिड ही होती है। उसके बाद में 5वां नंबर है फॉस्फेट रिमूवल आल्सो एड बाय द एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। अगर हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट किया जाए, अभी मैंने बताया था अगर कैल्शियम कम है, फॉस्फेट कम है, ज्यादा है तो कैल्शियम कम हो जाता है, ये शायद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट किया जाए तो हाइपर फॉस्फेथीमिया का ट्रीटमेंट हो सकता है। क्या? फॉस्फोरस का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बॉडी से ये रिमूव होगा। अगर कैल्शियम दिया जाए तो फॉस्फेट क्या हो जाएगा? रिमूव होगा, बॉडी से कम हो जाएगा। इट आल्सो एड एडिक्वेट हाइड्रेशन, और एडिक्वेट हाइड्रेशन ऐड किया जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया का अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो भी ये ठीक हो सकता है। इफ इंक्रीज फॉस्फोरस इज नॉट ड्यू टू phosphorus inflow cause of renal failure. If increased phosphorus is not due to phosphorus inflow caused by renal failure, sodium bicarbonate should be given to the stimulate phosphorus excretion of the kidney. और उसे क्या दे सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट दे सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सोडियम कार्बोनेट दे सकते हैं। तो क्या शुड बी गिवन टू स्टिमुलेट फॉस्फोरस एक्सक्रीशन। वो क्या करती है?
फॉस्फोरस के एक्सक्रिएशन को, बाहर निकलने को स्टिमुलेट करती है, बढ़ावा करती है, जिसके कारण भी क्या होगा, जिसके कारण भी किडनी के थ्रू, है ना, जैसे जैसे यूरिन के साथ में फॉस्फोरस का भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद में इन केस ऑफ नॉर्मल रीनल फंक्शन, अगर रीनल फंक्शन नॉर्मल है, इन केस ऑफ नॉर्मल रीनल फंक्शन IV saline infusion should be given, IV saline should be in case of नॉर्मल रीनल फंक्शन, अगर रीनल फंक्शन है, पेशेंट के जो किडनी के जो फंक्शन है वो नॉर्मली काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, IV saline infusion should be given, और उसे IV saline देनी चाहिए, तो IV saline देनी चाहिए, should be given, enhance urinary phosphorylaxation, IV saline देंगे तो क्या होगा, यूरिन के, जब यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यूरिन के साथ में फॉस्फोरस बॉडी से साथ में निकल जाएगा, तो इसे, अगर उसके किडनी के फंक्शन सही है, किडनी सही से काम कर रही है, तो क्या करना चाहिए, तो उसे पेशेंट को कैसा, क्या IV सलाइन देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, फॉस्फोरस बॉडी से निकल जाएगा। और उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, अब है नर्सिंग मैनेजमेंट। शी शुड फॉलो पेशेंट सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स, उसे क्या करना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान में रखना चाहिए, पेशेंट को क्या हो सकता है, इंजरी वगैरह हो सकती है, तो पेशेंट की सेफ्टी का स्पेशली ध्यान में रखा जाए, सुरक्षा का पालन करना चाहिए। तो शी शुड एग्जामाइन द पेशेंट फॉर विजन चेंजेस, अगर पेशेंट को एग्जामाइन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, किसके लिए, जांच करनी चाहिए पेशेंट की, विजन चेंजेस तो नहीं हो रहा, कुछ भी विजुअल डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा ना, और कीप ट्रैक द लैब रिजल्ट, और लैब रिजल्ट जो लैब वैल्यू है, जैसे फॉस्फोरस का लेवल बढ़ गया है तो लैब वैल्यू ट्रैक करते रहना चाहिए। उसके बाद में इंक्लूडिंग द सीरम फॉस्फेट विद सीरम कैल्शियम लेवल, वो मैंने बताया था, सीरम कैल्शियम लेवल को भी चेक करना चाहिए। जब फॉस्फेट का लेवल बढ़ता है, जब फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, ये एक दूसरे के विपरीत है सर। तो ऐसा, तो साथ साथ में क्या है, कैल्शियम का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए, कैल्शियम का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद में है नेक्स्ट, शी शुड बी एग्जामाइन पेशेंट फॉर हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, उसकी क्या हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, किसके लिए, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए उसकी एग्जामाइन करना है, उसकी जांच करनी है, पूछना है ना, रीनल फेलियर तो नहीं है पेशेंट को, किडनी फेल तो नहीं है, इसके बारे में पता करना है। और हाई विटामिन डी इंटेक लेता है क्या, विटामिन डी अगर का इंटेक का ज़्यादा हो गया तो उसके कारण भी हाइपरफॉस्फेथीमिया हो सकता है, तो ये भी एक मेन रीजन हो सकता है। She should keep a track of the intake and output, तो क्या करना है, इनटेक आउटपुट चार्ट हमेशा मेंटेन करना है, इनटेक आउटपुट मेंटेन करना, अवॉइड फॉस्फोरस रिच मील्स, और हमेशा फॉस्फोरस रिच मील को अवॉइड करना है, क्योंकि पहले से फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है, अगर ज़्यादा फॉस्फोरस रिच डाइट दे दी तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का लेवल और बढ़ जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना है, से अवॉइड फॉस्फोरस रिच डाइट। She should inform the patient about the suitable nutrition and the importance of avoiding phosphorus rich meal, तो पेशेंट को क्या करना है, She should inform the patient about the suitable nutrition, उसे क्या करना है, suitable nutrition देना है, और important avoiding the phosphorus rich diet, और उसे phosphorus rich diet को अवॉइड करने के लिए बताना है, इम्पोर्टेंस
इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। जब अगर फॉस्फोरस का लेवल बढ़ा हुआ है, अगर फॉस्फोरेट रिच डाइट दे दी तो उसके कारण क्या होगा, फॉस्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए उसे अवॉइड करने के लिए बताना है और उसे सूटेबल न्यूट्रिशन डाइट देनी है जिसके लिए सही हो। शी शुड बी नोटिफाई द पेशेंट नॉट टू हैव फॉस्फेट कंटेनिंग एंटासिड, और जो फॉस्फेट कंटेनिंग एंटासिड होती है वो नहीं लेनी है अनलेस इंस्ट्रक्ट बाय द पेशेंट हेल्थ एक्सपर्ट, और हेल्थ एक्सपर्ट की राय लेनी है। शी शुड बी नोटिफाई द पेशेंट नॉट हैव फॉस्फेट कंटेनिंग डाइट। शी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली टू कॉल फॉर हेल्प नीड फॉर गेट आउट ऑफ द बेड, और उसे क्या करना है, पेशेंट को बोलना है, शुड बी इंस्ट्रक्शन देने हैं कि फैमिली कॉल फॉर हेल्प नीड टू गेट आउट बेड, बेड से उतरते समय फैमिली की हेल्प लेनी है। ठीक है, बिस्तर से उतरते हुए पेशेंट हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल कम हो सकता है, मसल्स पेन वगैरह होता है, दर्द हो सकता है और पेशेंट गिर सकता है। तो ये हो गया हाइपोफॉस्फेथीमिया और हाइपोफॉस्फेथीमिया, हाइपोफॉस्फेथीमिया और हाइपरफॉस्फेथीमिया। तो जब फॉस्फोरस का लेवल अगर बढ़ जाए तो उसे हाइपर बोलते हैं, कम हो जाए तो उसे हाइपो बोलते हैं। तो दो मेन कारण हो गए, एक तो हाइपर और एक हाइपो। तो हाइपर कब होता है, जब नॉर्मल कितना होता है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं वापस जल्दी जल्दी। तो नॉर्मल कब होता है, 2.5 से 4.5 mgdl नॉर्मल होता है। अगर 2.5 से कम हो गया तो उसे हाइपोफॉस्फेथीमिया बोलते हैं, अगर ज्यादा हो गया तो उसे हाइपर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है इसके कारण क्या होंगे, कौन कौन से कारण की वजह से ये हो सकता है। तो अगर ज्यादा मात्रा में सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड इनटेक फॉस्फोरस, अगर कम मात्रा में लिया गया, रिस्ट्रिक्टेड फॉस्फोरस है ना, कम मात्रा में अगर लिया गया, कम लिया गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, फॉस्फेट का लेवल बॉडी के अंदर कम हो सकता है। पहले से कम लिया है तो कम हो सकता है। अगर फॉस्फोरस शिफ्ट हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में अगर इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा बढ़ गया तो उसके कारण भी हो सकता है ना। रिड्यूस फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन है वो कम हो गया, तो इसके कारण अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, तो हाइपोफॉस्फेथीमिया हो सकता है। उसके बाद में हाइपोफॉस्फेथीमिया और क्या कारण हो सकते हैं, इंक्रीज रीनल फॉस्फेट एक्सक्रिएशन, अगर रीनल फॉस्फेट इंक्रिएशन ज्यादा हो गया, एक्सक्रिएशन ज्यादा मात्रा में बाहर निकल गया बॉडी से यूरिन के थ्रू, तो उसके कारण भी कम हो सकता है। तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, डिसओरिएंटेज देखने को मिल सकता है, ट्रिमर, सीजर जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है, और क्या हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट क्या होगा, कोमा में जा सकता है। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को रिप्लेसमेंट देंगे, फॉस्फेट क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। कितना रिप्लेसमेंट करेंगे, तो उसके अंदर 20 mg पर केजी पर डे देंगे, 20 mg पर केजी पर डे देंगे, ये इसका रिप्लेसमेंट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, चेक माल न्यूट्रिशन चेक करेंगे, पेशेंट माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार तो नहीं है, अल्कोहल तो नहीं पीता हो, एंटासिड का यूज तो नहीं करता हो, ये चीजें उसकी चेक करेंगे। उसके बाद में इसका इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, सीबीसी वगैरह भी चेक करते रहेंगे, उसके इम्बेलेंस तो नहीं हो रहा है, ये भी चीजें चेक करते रहेंगे। उसको केयरफुली क्या करेंगे, इसके हाइपोफॉस्फेथीमिया पेशेंट इज रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है नहीं ले रहा है वो भी देखेंगे। सी शुड बी पेशेंट फैमिली विद कॉल हेल्प, और हेल्प के लिए पेशेंट को हेल्प के लिए बुलाएंगे, अगर वो बेड से उतर रहा है, चढ़ रहा है तो है ना, तो उसके कारण गिर वगैरह सकता है। तो वापिस हाइपरफॉस्फेथीमिया अगर 4.5 से ज्यादा हो गया तो हाइपरफॉस्फेथीमिया कारण किडनी फेलियर के कारण हो सकता है, हाई फॉस्फेट इनटेक के कारण, अगर उसमें तो कम ले रहा था इसलिए कम हो गया, इसमें ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा हो सकता है, तो ये सीधा सीधा रीजन है। कैंसर के कारण हो सकता है,
हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कारण हो सकता है, ठीक है। और अगर विटामिन डी के डाइट ज़्यादा ली तो उसके कारण हो सकता है। सिम्टम टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, उसके अंदर हार्ट रेट बढ़ी हुई मिल सकती है, रिफ्लेक्सेस उसके ज़्यादा हो सकते हैं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है ना, स्टोमक क्रैम्प्स आ सकते हैं। उसके बाद में उसमें नोजिया और डायरिया देखने को मिल सकता है पेशेंट को, और मसल टिटनाई हो सकता है, सीवियर अगर हो गया तो पेशेंट को मसल टिटनाई हो सकता है। उसके बाद में एल्यूमिनियम एंटासिड कैन बी यूज इफ दिस डाइट नॉट लेस देन फॉस्फेट लेवल। अगर फॉस्फेट लेवल तो एल्यूमिनियम एंटासिड ले सकते हैं। एंटासिड कैन बी यूज इफ द डाइट डज नॉट रिजल्ट, और डाइट का अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एल्यूमिनियम दे सकते हैं। उसके बाद में एंटासिड बाइंड द फॉस्फेट इन द इंटेस्टाइन द अलाउइंग द इजियर रिमूव, और उसके कारण क्या हो जाएगा, ये क्या करेगी, एंटासिड क्या करती है, फॉस्फेट के साथ में बाइंड हो जाती है, इसलिए वो इजीली रिमूव कर सकती है, तो उसे एंटासिड देनी चाहिए पेशेंट को। और क्या करना चाहिए, हाइपोकैल्सीमिया, अगर पेशेंट को साथ में हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है तो उसे ट्रीट करना चाहिए। अगर कैल्शियम वगैरह देंगे तो भी फॉस्फेट कम हो सकता है, तो ये मेनली ध्यान में रखना है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या ध्यान में रखना है, वही लैब वैल्यू वगैरह अच्छे से ध्यान में रखनी है, और पेशेंट को एग्जामिनेशन करते रहना है। किसके लिए, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए, और विटामिन डी हाई इंटेक के लिए भी एग्जामिन करना है, जांच करते रहना है। उसके बाद में इनटेक आउटपुट का ध्यान रखना है, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, ट्रैक करना है कितना उसका पास हो रहा है, कितना अवॉइड कर रहा है। और कभी भी क्या करना है, फैमिली वालों को बोलना है कि उसे हेल्प करे, बेड से उतरते टाइम वगैरह उसकी हेल्प की जानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।